बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। मैं शिखा स्वरूप आप सभी किसान भाई बहनों का कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। कृषि जगत से तमाम ऐसी जानकारियाँ लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्णा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के कृषक 50% अनुदान पर पा सकेंगे खरीफ फसलों के बीज। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर करवाएं टीकाकरण। मूंगफली के छिलकों का काम करता है आसान ग्राउंडनट डिकोडिकेटर। राज्य के कृषि विभाग ने आने वाले खरीफ फसलों के लिए बीज विनिमय स्कीम के तहत बीज वितरण का निर्णय लिया है। बीज विनिमय स्कीम के अंतर्गत राज्य के किसानों को इस वर्ष भी बीज 50% अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान भाइयों, आने वाले बरसात के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा बुखार लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं की स्थिति गंभीर हो सकती है। ये रोग पशुओं को ना लगे, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। पशुपालक बरसात आने से पहले अपने पशुओं को HSPQ का टीका अवश्य लगवा दें। गर्मा धान भी हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं। गर्मी में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह देते हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नामक किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। सहभागी धान गर्मा फसल के रूप में या टाण भूमि में लगाने योग्य होता है। कम पानी उपलब्धता वाले जगहों में भी धान की ये किस्म लगाई जा सकती है। यह किस्म सूखा और अधिक जल जमाव भी सहन करता है और लगभग 115 दिनों में तैयार हो जाता है। 1 हेक्टेयर में सहभागी धान की बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 4 टन उपज पाई जा सकती है। बेहतर और गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्ति के लिए मिट्टी का स्वस्थ होना जरूरी है, जिसके लिए कृषि विशेषज्ञ वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक उर्वरकों का इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार के जैविक खादों के इस्तेमाल से बेहतर और गुणवत्ता युक्त फसल प्राप्त होगा और मिट्टी की उपज क्षमता भी बेहतर होगी। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें समय काफ़ी लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इसकी सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। यह उपकरण एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग करने में क्षमता रखता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। इस समाचार में आज इतना ही। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि कोरोना की टीका अवश्य लगवाएं। साथ ही सरकार द्वारा निर्देशित सामाजिक दूरी एवं अन्य निर्देशों का पालन करते हुए कृषि कार्य करें, ताकि हम और हमारा देश स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी के साथ अगले अंक तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, मौसम के हाल के बारे में और साथ ही कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला है एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम तुरंत आते हैं।
भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी, संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा भारत रेशमी कपड़ों और रेशमी उत्पादन के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और हमारे भारत में हमारा झारखंड 80% रेशम का उत्पादन करता है। तो रेशम कीट पालन एवं प्रबंधन के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी। रेशम कीट पालन यानी सेरीकल्चर किसानों के लिए रोजगार का एक बहुत अच्छा स्रोत है। भारतीय बाजार में रेशम की मांग बहुत अधिक है, लिहाजा इसमें रोजगार की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा है। रेशम कीट पालन से कम समय में अधिक आय प्राप्त होती है। हमारे यहाँ रेशम की खेती
मुख्य रूप से 3 प्रकार से होती है: मलबेरी खेती, तसर खेती और एरी खेती। जानकार कहते हैं कि कम लागत में रेशम कीट पालन के जरिए शीघ्र उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। रेशम के बने कपड़े तो हम सभी को पसंद आते हैं, लेकिन इसे बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है और इसकी शुरुआत रेशम कीट पालन के साथ में की जाती है। सौभाग्य की बात यह है कि हमारे राज्य झारखंड में तसर रेशम की खेती एक बृहद पैमाने पर की जाती है। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान केंद्र नगड़ी में और आइए जानते हैं रेशम कीट पालन व प्रबंधन के बारे में। इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर JP पांडे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्ते। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि रेशम कीट पालन है क्या और इसे किस तरह से किया जाए। किसान भाइयों जोहार। तसर रेशम कीट पालन ये पूरे देश में एक उद्योग का रूप लिया है और इसमें जो मुख्य गतिविधियां आती हैं वो 3 हैं। पहला है कि जहां से शुरुआत होता है कि हमारा बीज कैसा हो। तो अगर हम किसान भाइयों जो बीज से जो हमारी शुरुआत होती है उसमें क्या होता है कि आपको गुणवत्तापूर्वक अगर बीज मिले तो इससे क्या होगा कि आपको रेशम आगे का जो तसर रेशम कीट पालन है उसको अच्छी तरीके से कर पाएंगे। दूसरा है कीट पालन का कार्य है। कीट पालन के कार्य में जो कार्य आता है उसमें होता है कि हम उसकी देखरेख सही ढंग से करें और कीट पालन के दौरान जो प्रबंधन की बात है वह सबसे बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसा आप जानते हैं कि जब कीट छोटा होता है उस दौरान उसको तमाम तरह के पेस्ट प्रीडेटर्स, चिड़िया, इन सब से तमाम तरह के जो शत्रु कीट होते हैं उनसे एक बहुत नुकसान होता है, जिससे बचाने के लिए हमारे यहाँ एक तकनीक डेवलप की हुई है कि नायलॉन नेट का प्रयोग करते हैं। नायलॉन नेट से उसको कवर कर देते हैं और उसके नायलॉन नेट के अंदर हम तसर का कीट पालन करते हैं। तो इस प्रबंधन से क्या होता है कि जो शुरू के 20 से 25% का जो नुकसान है उसको हम कम कर सकते हैं और बेहतर प्रबंधन से उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हो सकता है। रेशम कीट पालन के जरिए अधिक से अधिक उत्पादन के लिए ज़रूरी है कि बेहतर प्रबंधन किया जाए। जानकारों की माने तो रेशम में पाई जाने वाली बीमारियों की समय रहते रोकथाम कर लेना बेहद ज़रूरी है। रेशम में ग्रेसरी, फ्लेचुरी, मैटिन, मस्कार्डिन और पेब्रिन बीमारियां प्रमुख हैं। इन रोगों से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जहां रेशम कीट का पालन करें उसके आसपास की जगह और उपकरणों को कीटाणु रहित करें। सबसे पहले है कि जो अंडे आप लाते हैं, सबसे पहले प्रारंभ का जो पहली सीढ़ी है उस अंडे का उस्मायन, जिसको इनक्यूबेशन कहते हैं, वह सही तरीके से किया जाए। उसके लिए सबसे उचित तापक्रम होता है कि उसका जो तापक्रम होना चाहिए वह 26 से 27 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और आर्द्रता वहाँ पे 70 से 80% आर्द्रता अगर होती है तो आपको अच्छी हैचिंग प्राप्त होगी उस इनक्यूबेशन से। इनक्यूबेशन से हैचिंग के बाद जो है पश्चात क्या होता है, जब छोटे कीड़े उसमें निकलते हैं उसमें पहले 3 दिनों के दौरान जो कीड़े निकलें उन्हीं कीड़ों को ही हम कीट पालन के लिए उपयोग करें। अगर हम चौथे दिन या इसके बाद के कीड़ों को उपयोग में लाते हैं तो उसमें कभी कभी बीमारी का चांसेस ज़्यादा रहता है जो दूसरे कीटों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही क्या है, कीट पालन जब आपका हो रहा है कीट पालन स्तर पे उसकी देख रेख बहुत आवश्यक है। देख रेख में आपको क्या करना है कि अगर कोई मृत कीट वहाँ पे पाया जाता है तसर कीट पालन के दौरान तो तत्काल उसको हटा करके ब्लीचिंग और चूना के साथ उसको मिला करके 3 फीट गहरे ज़मीन के गड्ढे में गाड़ दें, जिससे वहाँ पे वो कीट जो है दूसरे को बीमारी न फैला सके। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि वहाँ पे कीट पालन स्थल है, वहाँ पे आप ब्लीचिंग पाउडर और चूने का छिड़काव समय समय पे करते रहें और जिससे वहाँ पे रोग की फैलने की क्षमता जो है संभावना कम हो जाए। जी सर, आपने रोग फैलने की संभावना के बारे में बताया, तो कौन कौन से रोग हैं जो लग सकते हैं और इसका निदान किस तरह से किया हाँ, जाए? इसमें मुख्य जो रोग लगते हैं, एक होता है पेब्रिन से संबंधित रोग होता है। पेब्रिन एक डिजीज होती है, वह रोग जो है कीड़ों को प्रभावित करता है और इसमें इसके समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि कीड़े के इंटेगुमेंट पे, बाहरी पोर्शन पे, जो लार्वा होता है उसके बाहरी पोर्शन पे हमको पीपल लाइक स्पॉट उसको बोलते हैं, छोटे छोटे धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हम पता कर लेते हैं कि ये इसमें जो है बीमारी लग गया है। तो ऐसे बीमारीग्रस्त कीड़ों को उनको चुन करके अलग कर दें, वहाँ से हटा दें। दूसरा एक रोग होता है वायरस। वायरस रोग से ग्रसित कीड़ा जो है उस पौधे में उल्टे तरफ से लटक जाता है और जिससे क्या होता है कि वह जो है फीडिंग नहीं कर पाता है
और फीडिंग न करने के कारण जो है वहाँ पे उसकी कुछ ही दिनों में कीट की मौत हो जाती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि जब भी हम कीट पालन स्थल पे ऐसे कीड़ों को देखें, क्योंकि वहाँ पे और कीड़े भी मौजूद होते हैं, एक पौधे पे लगभग 100 से 200 कीड़े मौजूद होते हैं, तो दूसरे कीड़ों में भी बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो ऐसे बीमारीग्रस्त कीड़ों को वहाँ से हटा दें। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब भी हम कीट पालन स्थल पे जाएं तो किसी एक पौधे पे बहुत ज़्यादा कीटों को न चढ़ाएं। इससे क्या होता है कि अगर एक पौधे पे हम 100 से 150 से ज़्यादा अगर कीटों को चढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ़ कीट्स वहाँ ज़्यादा होंगे और जिससे वहाँ पे एक अच्छा कीट पालन, पत्तियों का अभाव होगा और अच्छा कीट पालन नहीं कर पाते हैं। और लास्ट सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब भी कीट मोल्ट की अवस्था में हो, जैसा कि आप जानते हैं यह कीड़ा अपने कीट पालन के दौरान लगभग 4 बार मोल्ट पास करता है। तो इस दौरान जिसमें मोल्ट में बैठा हुआ कीड़ा हो उसको बिल्कुल ही हमको वहाँ से स्थानांतरित नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, उसकी मोल्टिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी और वह कीड़ा फिर अगला इंस्टार्च जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और किसान भाइयों को नुकसान होगा। विशेषज्ञों की सलाह पर निर्धारित समय और मात्रा के अनुसार कीटाणुनाशक का प्रयोग करते रहें। जरूरी है कि रेशम कीट पालन घर और कोकून भंडारण कमरे को समय समय पर साफ करें। जैविक के साथ साथ रासायनिक तरीकों से इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वैज्ञानिक विधियां जो हमारे संस्थान को द्वारा डेवलप की गई हैं, अलग अलग वैज्ञानिक विधि है, अगर उसकी जानकारी भी आप उसके साथ समाहित करके और अपने अनुभवों के साथ जोड़ करके अगर कीट पालन करते हैं तो क्या होगा कि आप कीट पालन में अच्छा लाभ कमा सकते हैं और आपका जो टोटल कोसा उत्पादन है वह बढ़ जाएगा, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में आपको लाभ होगा। साथ ही हम आपसे अनुरोध है कि तसर रेशम कीट पालन के साथ में अन्य फसलों को भी कह करके, जिसको सह खेती करते हैं, आप उससे भी लाभ उठा सकते हैं और सह खेती से भी क्या होगा कि आपको कीट पालन भी कर रहे हैं, साथ साथ आप अन्य कार्य भी कर रहे हैं, तो आपको दोनों कार्य एक साथ भी कर सकते हैं। तो आज की हमारी दूसरी जानकारी है मक्का फसल में सामयिक प्रबंधन व कार्य। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो मक्का की खेती करते हैं भुट्टो के लिए, क्योंकि भुट्टो की मांग जायद में काफ़ी बढ़ जाती है, तो इसमें बहुत सारे कीट लगते हैं और उन कीटों के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। चलिए मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हमारे साथ हैं ICAR प्लांडू के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यादव जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मक्का फसल में अभी सामयिक प्रबंधन किस प्रकार से हमारे किसान भाई कर सकते हैं। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो किसान भाई हमारे जो हैं वो मक्का की खेती कर चुके हैं या फसल लगा चुके हैं, जिसके पौधे कुछ तैयार भी हो चुके हैं अभी, तो वो इस समय क्या तैयारी करें, क्या प्रबंधन करें? मक्का में अभी सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है फॉल आर्मी वर्म का आ रहा है। जो किसान भाई अभी लगाए हैं और फसल की अवस्था अगर 15 दिन की हो गई है तो वो नीम आधारित कोई जो पेस्टिसाइड, नीम गोल्ड या जो भी मार्केट में मिलता है उसे एक बार स्प्रे कर दें, जिससे कि वो बचाव कुछ हद तक हो जाए। जिन किसान भाइयों की मक्का की फसल 15 दिन से ऊपर हो गई है, उस अवस्था में ज़्यादा संभावना रह रही है फॉल आर्मी वर्म आने का, तो उस समय में आप एक केमिकल है स्पाइनोट्रम है और ये 3 ml डालते हैं, 1 ml 3 लीटर पानी में डालते हैं। एक दूसरा भी केमिकल है इमामेक्टिन बेंजोएट, ये 1 ग्राम 4 लीटर पानी में डालते हैं और इसको घोल बना करके जो गाभा जिसको बोलते हैं पौधा का, जिसको सेंट्रल हर्ट बोल सकते हैं, जहाँ से कि पौधा की बढ़वार होती है, उसमें डालना होता है, जिससे कि दवाई पौधा के अंदर जा सके और तब ये फॉल आर्मी वर्म से बहुत हद तक निजात मिल पाती है। नहीं तो फसल तो बहुत ही अच्छा रहता है और ये फॉल आर्मी वर्म आकर के पूरे फसल को बर्बाद कर जाता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि इस समय खास करके जो कीट होते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो कई बार जैसे आपने बताया कि दवाओं का छिड़काव करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन जो दवा छिड़कते हैं हमारे किसान भाई, उससे कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो रासायनिक होता है।
तो क्या कुछ और भी व्यवस्था कर सकते हैं हमारे किसान भाई की कीट या रोग जो है वो ना लगे और उन जो फसल जो तैयार हो वो इस प्रकार से तैयार हो कि हमारे स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचाए? मैंने पहले ही बताया था, जो नीम आधारित अगर आप पेस्टिसाइड डालते हैं तो इससे हम लोगों को जो भी मक्का उगा रहे हैं या जो मक्का खाएंगे उनको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा ही जैविक है, ये रासायनिक नहीं है। और जैसे कि बाज़ार में नीम गोल्ड मिलता है, ये आप खरीद करके इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे कोई भी हानि नहीं होगी। लेकिन ये फॉल आर्मी वर्म एक नया कीड़ा आया, इसीलिए मैं बताना चाह रहा था, जो ये सिर्फ नीम आधारित पेस्टिसाइड से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ख़ास करके अगर फसल की अवस्था 15 दिन से ज़्यादा हो गई है तो वो 15 से 30 दिन की अवस्था के बीच में ज़्यादा आ रहा है और पूरा का पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। तो उस स्थिति में अगर थोड़ा भी अगर महसूस हो रहा है जो फॉल आर्मी वर्म का प्रकोप हुआ है तो केमिकल का प्रयोग करना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा किसान भाई, जो हमारे जो खेत में इस तरह से मक्का की पौधा लगाते हैं तो शुरुआत में ही किस प्रकार से वो लगाएं और किस प्रकार से वो पूरी जो प्रबंधन करें कि इस तरह से कीट और रोग से बचाव हो पाए? बीज उपचार उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बीज उपचार आप जैसे इमिडाक्लोप्रिड है, 4 ml 1 लीटर पानी में घोल करके और उसमें बीज को डाल करके आप उपचारित कर सकते हैं। बीज उपचार कर लेने में आपको बाद में जो कीट आ रहे हैं उससे भी बचाव होगा और बहुत ही कम लागत में ये उपचार हो जाता है। उसके बाद फंजीसाइड मतलब जो भी बीमारियां लगती है उसके लिए सिस्टेमिक फंजीसाइड बावेस्टीन से उपचारित कर सकते हैं। बस 1 से 1.5 ग्राम बावेस्टीन 1 किलो बीज में मिला देते हैं और उपचारित हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और है, चूँकि बरसात मैं बताना चाहूँगा, जो जब आप कीड़ा से भी और बीमारी से भी बचाव के लिए बीज उपचार करते हैं तो एक फार्मूला है FIR, मतलब F से फंजीसाइड है, I से इंसेक्टिसाइड। पहले आप फंजीसाइड से ट्रीट कीजिएगा, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से कीजिएगा। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। लेकिन चूंकि बरसात का मौसम है और जो हमारे किसान भाई वो जो खेत में मक्का की खेती करते हैं तो बरसात से भी कई बार फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, तो वो कैसे उसके बचाव कर सकते हैं? मक्का में अगर पानी का जमाव हो जाता है तो बल्कि अगर 2-3 दिन से ज़्यादा जमा हो जाता है तो धीरे धीरे पौधा मरने लगता है। इसीलिए जिस खेत में भी आप मक्का की खेती कर रहे हैं पानी का समुचित निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप बड़े अच्छा से इसको कर सकते हैं। खेत में मेड़ बनाइए, मेड़ पर आप पौधा लगाइए और जो नाली है उसमें हल्का सा स्लोप रहेगा जिससे कि पानी जो भी ज़्यादा आएगा वो निकल जाएगा। और मेड़ भी जो कहा जाता है, बल्कि सिर्फ मक्का ही नहीं दूसरे फसलों के लिए पूरा पश्चिम के दिशा में हो। और मक्का जो आप लगाते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर जब मेड़ बना ही रहे हैं तो आप दूसरा आमदनी बढ़ाने के लिए ना इंटर क्रॉप जिसको कह सकते हैं, सहवर्ती फसल कह सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। मेड़ के एकदम ऊपर में मक्का का बीज डालने की ज़रूरत नहीं है। दक्षिणी भाग में जो पूरा पश्चिम वाला मेड़ है उसके दक्षिणी भाग में आप बीज डालिए और मेड़ के दूसरे तरफ आप जो है दूसरा फसल भी ले सकते हैं। जैसे बहुत सारे फसलें हैं मक्का के साथ आप लगा सकते हैं, जितने भी जैसे साग हैं इस समय में या जैसे धनिया है वो भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह से मक्का की फसल सालों भर होती है, 11 महीना तो और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मक्का और आलू की बहुत अच्छी कम्बिनेशन है, मक्का और मटर का बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, मक्का और फूल में जैसे ग्लैडियोलस का बहुत अच्छा कम्बिनेशन है जहाँ मार्केटिंग होता है उस तरह से। और मक्का में मैं ये बताना चाहूँगा जो ज़्यादा आमदनी देने वाले में जैसे स्वीट कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, अगर मार्केटिंग हो तो इन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं। सिर्फ आप सामान्य मक्का लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों में ज़्यादा आमदनी होती है। बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न में, पॉपकॉर्न में भी अच्छी आमदनी है। और फॉडर मेज भी है अलग तरह, जहाँ पर कि चारा की दिक्कत है वहाँ फॉडर मेज की भी अलग अलग किस्में हैं। अपने खाने के लिए एक नए तरह की मक्का है, क्वालिटी प्रोटीन मक्का, खास करके जो आदिवासी भाई अपने खाने में मक्का का उपयोग करते हैं उसको क्वालिटी प्रोटीन मक्का का जो वैरायटी है, जैसे HQPM 1 है वो पूरे देश के लिए अनुशंसित है, HQPM 5 है वो भी पूरे देश के लिए अनुशंसित है, और भी बहुत सारे हैं। तो इन किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल।
ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि मक्का के साथ अगर अन्य फसलों को भी हम लगा देते हैं हमारे किसान भाई, तो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा दुगना हो जाता है। मक्का की फसल तो मिलती ही है, साथ में जो फसल लगाएं उसकी भी उनको प्राप्ति हो जाती है। लेकिन इसमें जब सावधानी की बात करेंगे तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जब कोई आप दूसरे फसल लगाते हैं ना, तो एक चीज़ है, जो दूसरे फसल का भी भोजन की ज़रूरत है, तो जो आप खाद दे रहे हैं सिर्फ मक्का के लिए दे रहे हैं, वो बढ़ाना होगा आपको, जिससे कि दूसरे फसल को भी मिल जाए। पानी तो उसी से पूरा हो जाता है, और चीज़ भी सब कुछ वही रहता है, सिर्फ खाद की मात्रा बढ़ाने पड़ते हैं दूसरे फसल को ध्यान में रखते हुए। और सावधानियाँ की है, जो खरपतवार खास करके वर्षा महीना बहुत बड़ी, तो एट्राजीन एक दवाई है जिसको कहा जाता है मक्का के लिए रामबाण है, मतलब वो चुकता नहीं है। तो एट्राजीन का प्रयोग आप खरपतवार ना, लेकिन ये जिस समय में आप मक्का की बुआई करते हैं ना, अंकुरन के पहले ही इसको छिड़काव करना होता है एट्राजीन को। और छिड़काव करने के लिए आप कोई भी अगर आप दवाई या खेत में डालते हैं, चाहे एट्राजीन हो या कोई दूसरा भी कोई भी फसल में, तो जब स्प्रे करते हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा स्प्रे करते वक्त आप आगे की तरफ मत बढ़िए, बल्कि स्प्रे मशीन को लेकर के पीछे की तरफ बढ़िए, जिससे आपका पैर जो स्प्रे का लेयर बैठ रहा है उस पर ना पड़े, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आपका पैर स्प्रे जहां हुआ है उस पर पड़ेगा, तब उतना दूर वो फिर प्रभाव नहीं रहता है दवाई का। तो आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो हमें देने के लिए, या हमसे कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। हाँ, एक और बात, अगर किसी कारण आपने हमारा कार्यक्रम नहीं देखा है तो आप उसे यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए अब समय हो चला आप सबसे विदा लेने का। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।